और आइए अब शुरुआत करते हैं। पश्चिम एशिया में एक साथ कई मोर्चे सुलग रहे हैं। सीरिया में इजराइल का हमला, तुर्की के साथ बढ़ता टकराव, ईरान और यूएई के बीच मिसाइलों को लेकर तनातनी और हॉर्मुज पर अमेरिका ईरान की खींचतान क्या इशारा कर रही है? और क्या ये अलग अलग दिखने वाली ये चिंगारियां अब पूरे क्षेत्र के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है? आइए देखते हैं इसी पर यह खास रिपोर्ट। पश्चिम एशिया की बारूद भरी फिजा, बदलते समीकरण और कई मोर्चों पर टकराव की चिंगारी कभी भी पूरे क्षेत्र को धधकते शोले में तब्दील कर सकती है। ईरान और अमेरिका का मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं इजराइल ने लेबनान के साथ सीरिया पर हमला कर क्षेत्र में नया तनाव पैदा कर दिया है। इजराइल ने सीरिया के एक सैन्य हवाई अड्डे पर हमला कर न सिर्फ दमिश्क बल्कि अंकारा को भी नाराज कर दिया है। लेकिन इजराइल अपनी सैन्य कार्रवाई को जायज ठहराते हुए कहा कि तुर्की सैन्य एयरबेस पर अपने सैनिकों की तैनाती की तैयारी कर रहा था, जिसके चलते हमले को टाला नहीं जा सकता था। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय का दावा है कि इजराइल और सीरिया के बीच सुरक्षा मामलों में एक तरह की मौजूदा स्थिति बनाए रखने पर सहमति थी, लेकिन सीरिया ने तुर्की को एयरबेस पर तैनाती की अनुमति देकर इस व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की है। इजराइल का दावा है कि सीरिया को चेतावनी भी दी गई थी कि एयरबेस पर तुर्की की सैन्य मौजूदगी उसकी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। हालांकि तुर्की ने इजराइल के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। तुर्की का कहना है कि इजराइल ने हमले को जायज ठहराने के लिए ये मनगढ़ंत कहानी गढ़ी है। बेस पर तुर्की के किसी भी सैनिक की मौजूदगी नहीं थी। तुर्की का आरोप है कि इजराइल अपनी विस्तार नीति को आगे बढ़ाने की कोशिश में पड़ोसी देशों पर हमले का बहाना ढूंढता है। जिस अबू अल दुहूर एयरबेस पर करीब 8 हवाई हमले हुए, वो तुर्की सीमा से करीब 70 किलोमीटर दूर है। ये एयरबेस 2013 से नियमित सैन्य हवाई अड्डे के तौर पर इस्तेमाल में नहीं हो रहा था। गृह युद्ध के दौरान इस पर कई बार अलग अलग गुटों का नियंत्रण रहा। बशर अल असद की सत्ता खत्म हुई तो मध्यपूर्व का पूरा समीकरण बदल गया। असद रूस और ईरान के करीबी थे, लेकिन अलशरा की नई सरकार को तुर्की सैन्य प्रशिक्षण, संस्थागत पुनर्निर्माण और कूटनीतिक समर्थन दे रहा है। सीरिया में तेजी से बढ़ते तुर्की के प्रभाव को इजराइल अपने लिए चिंता का विषय मानता है। इजराइल पिछले कई वर्षों से सीरिया में ईरानी ठिकानों और हथियारों की सप्लाई से जुड़े लक्ष्यों पर हमला करता रहा है। इजराइल को लगता है कि अगर सीरिया में तुर्की की मौजूदगी मजबूत होती है तो ईरानी नेटवर्क को रोकने के लिए उसकी कार्रवाई जोखिम भरी हो सकती है। अमेरिका को भी इजरायली हमला रास नहीं आया। अमेरिका के सीरियाई मामलों के विशेष दूत टॉम बैरक ने इजरायली हमले को अनावश्यक तनाव बढ़ाने वाला कदम बताया। उधर ईरान और यूएई के बीच मिसाइलों को लेकर तनातनी ने खाड़ी की फिजा को एक बार फिर गर्म कर दी है। यूएई ने ईरान की ओर से 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने का दावा किया है। हालांकि ईरान ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इसे खारिज कर दिया है। इसके साथ ही यूएई ने ईरान के साथ सभी व्यापारिक और वित्तीय लेन देन को अगले आदेश तक रद्द कर दिया है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ किसी तरह के संपर्क नहीं करने और हुर्मुज पर अपना दावा ठोक दिया है। पलटवार करते हुए ईरान ने कहा है कि दबाव डालकर ऐसी रियायतें हासिल नहीं की जा सकती हैं जो कभी किसी समझौते का हिस्सा नहीं थी। और आइए इसी पर अब चर्चा करते हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री। सर, बहुत स्वागत आपका संजय जी। सवाल यह है कि अभी जो पश्चिम एशिया में जो मौजूदा हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं, पूरी दुनिया जान रही है। उसमें अब इजराइल का ये टेक और इस तरह का हमला क्या दर्शाता है और इसका क्या, इससे इजराइल को क्या हासिल होगा, साफ तौर पर इस पर भी नजर है। और तुर्की का अगला टेक क्या हो सकता है? क्या ये मौजूदा हालात जो पश्चिम एशिया में मौजूद स्थितियां हैं उनको और ज्यादा भयावह बनाएंगे? गौरव, ये जो आप कह रहे हैं ये चिंता का विषय है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि तुर्की को लेकर के जिस प्रकार से तुर्की ने पीकेके के साथ भी मिलकर के एक संगठन बनाया जिससे कि कम से कम कुर्द के साथ उनका एक समझौता हो जाए और वो फ्रंट संभल जाए। और सीरिया में जिस प्रकार से इजराइल ने हमला किया है, मकसद एक था कि कहीं ना कहीं तुर्की जो है कुछ हरकत करने की कोशिश कर रहा है। और खासकर इजराइल ने जैसे ही असद चले गए थे रूस के अंदर, और जिस प्रकार से तकरीबन 80 से 85% जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट का सीरिया का, चाहे वो टैंक्स थे, चाहे एयरक्राफ्ट थे, चाहे रेडार स्टेशन थे, उनके ड्रोन थे, उन सबको नष्ट किया। नेवल उसके एसेट्स थे, उनको भी नष्ट किया। ये साफ दर्शाता है कि इजराइल किसी न किसी प्रकार से यकीन करना चाहता था कि सीरिया में भी कोई उसको वहां से कोई परेशानी ना हो,
क्योंकि गोलान हाइट्स में 1967 73 से लगातार जिस प्रकार से इसराइल ने अपनी पकड़ बना रखी है, गोलान हाइट्स 1200 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, दमिश्क तक उसकी नजर जाती है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो खासकर खाड़ी के देशों को देखते हुए और जिस प्रकार से इसराइल लगातार गाजा में भी नहीं, हाँ हल्का पड़ा है, उधर भी जबरदस्त वो जोर से अपनी जो पकड़ है वो यकीनन देखना चाहता है। उसी माफिक सदर्न लेबनान में भी वही हाल है। और इस दौरान हम देखते हैं कि यूएई का दावा है कि कहीं ना कहीं ईरान से उसकी तरफ उसके जो नेविगेशनल एसेट्स है उनके ऊपर कहीं फायरिंग हुई है। तो ये सब देखते हुए वहां पे सऊदी अरेबिया और हुदीस के बीच में हम देख रहे हैं अनबन है। तो ऐसे हालात में हम समझ सकते हैं कि खाड़ी के जो हालात है बहुत बिगड़े हुए हैं। बबल मंदेब, रेड सी में तकलीफ, स्टेट ऑफ होर्मुज में परेशानी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यूएस और ईरान के बीच में जो अनबन और जिस प्रकार से भाषा का इस्तेमाल हो रहा है वो देखते हुए, इसराइल को लेते हुए, तो मुझे लगता है बहुत ही कठिन स्थिति परिस्थिति। और इसके कारण पूरे विश्व में धीरे धीरे करके तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ रही है। अमेरिका जरूर कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं से तेल को रिलीज किया जाए वेनेजुएला से तेल लेकर के, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पर मुझे लगता है कि ईरान के ऊपर भी दबाव आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। जिस प्रकार से उनके राष्ट्रपति पेजेस्कियां कह रहे हैं कि आर्थिक दबाव अब ईरान पर भी दिख रहा है। ऐसे तो में वो ये भी देखने को मिला है संजय भी- जी, ये भी देखने को मिला है कि अमेरिका का जो टेक नजर आ रहा है वो ये कहता है कि ये अनावश्यक कार्रवाई है। मतलब अमेरिका और इजराइल इस मसले को लेकर अलग थलग नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है समूचा जो हम पश्चिम एशिया में जो मौजूदा हालात देख रहे हैं वहां पर इस तरह के जो विचार अलग अलग नजर आ रहे हैं वो क्या अलग एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हुए नजर आएंगे इन तमाम देशों को देखें तो? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जो शरार हैं, जो राष्ट्रपति है सीरिया के, वो तो ट्रंप के ही मदद से राष्ट्रपति बने हैं नंबर 1। इसलिए आप जैसे कह रहे थे कि वहां के जो दूत हैं वो ये कह रहे हैं कि इजराइल ने इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। सऊदी अरेबिया कह रहा है, इजिप्ट कह रहा है कि भाई इस तरह की हरकत और वहां पे जो शांति बहाल है उसको इजराइल ने नहीं। तो इजराइल नेतन्याहू क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि हमें लगा कि तुर्की जो है इस तरह की हरकत कर रहा है, जहाँ वो एयरफील्ड और एयरस्ट्रिप जो काफी सालों से बिल्कुल इस्तेमाल में नहीं ला रहे, और वहां पर आकर के अगर तुर्की को हरकत करे वो उनका इंटेलिजेंस का था। लेकिन हाँ, इजराइल को भी यकीनन थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा कि ज्यादा फ्रंट्स खोलेगा इजराइल तो परेशानी इजराइल को भी होगी और परेशानी बाकी देशों को भी होगी। और ये जो कोशिश की जाती है वहां पे शांति बहाल करने के लिए, उसमें बिल्कुल कोई शक नहीं कि बहुत मुश्किल होगा। और खासकर इजराइल को, क्योंकि इजराइल अभी हमास के साथ भी लगा हुआ है, उधर लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ भी लगा हुआ है, इधर सीरिया का फ्रंट भी खुल जाएगा, उधर तुर्की भी फिर यकीनन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके इजराइल को वह हमला करेगा। तो स्थिति जो है वो नाजुक है, उसको थोड़ा सा और मतलब मैं कहूंगा कि उसको और अगर भयानक कर दिया जाए अगर हमले करके तो दिक्कत है। लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू तो कह रहे हैं बार बार कि तुर्की की हरकत को मतलब उन्होंने प्रीएम्प्ट किया, ये ना हो कि वहां पर तुर्की आके बैठ जाए और परेशान करे, इसलिए उन्होंने इस तरह की कार्रवाई की, ये इजराइल का मानना है। अगर संजय जी तुर्की भी इस पर कोई पलटवार या आगे की कार्रवाई आगे बढ़ाता है तो क्या सीरिया बड़ा हॉटस्पॉट बनता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल आएगा, लेकिन अब सीरिया के पास कुछ हथियार नहीं है, इसलिए तुर्की उनको मदद करने की कोशिश कर रहा है कि हमसे ले लो, हम आपकी मदद करेंगे। क्योंकि 80 से 85% जो सीरिया के हथियार थे, जो भी उसकी काबिलियत थी, वो तो इजराइल ने तुरंत खत्म कर दी जैसे असाद का वो जो उनका रजीम था वो गिर गया। तो उसके बाद अल शरार आए हैं, तो अल शरार सोचते हैं और कहीं कहीं अमेरिका को लगता है कि उनका उसके ऊपर काफी कंट्रोल है क्योंकि वही इसको लाए हैं। लेकिन इजराइल का मानना, तो इजराइल थोड़ा सा शक की नजर से देखता है कि कहीं ना कहीं इनका जो बैकग्राउंड है उसको देखते हुए इस्लामिस्ट जो फोर्सेस है वो इकट्ठी ना हो जाए इजराइल के बरखिलाफ। तो इजराइल अपनी सुरक्षा को देख रहा है, लेकिन अमेरिका अपने तरीके से देख रहा है कि वो जिसको उन्होंने राष्ट्रपति बनाया है कम से कम उधर ऐसा कुछ ना हो जाए कि उनकी गद्दी के ऊपर खतरा हो जाए, यहाँ पे इजराइल हो या फिर सीरिया हो। तो इस सब के मैं कहूँगा सिचुएशन को देखते हुए बहुत जरूरी है कि इजराइल भी थोड़ा सा संयम बरते, सीरिया भी जो है इस तरह की हरकतें ना करे, क्योंकि सीरिया के पास कुछ है नहीं। ये जो तुर्की जो है इस तरह की, अगर क्योंकि आप देख रहे हैं सऊदी अरेबिया, तुर्की, पाकिस्तान किस प्रकार से हरकत कर रहे हैं, तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है
सब इजराइल थोड़ा सा अपने आप को सतर्क रखना चाहता है और अपने सिक्योरिटी के लिए इजराइल ने इस तरह के कदम उठाए हैं। लेकिन जैसा अमेरिका के साथ हमने पहले देखा और अभी जो देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मनभेद नजर आता है कि जो कार्रवाइयां हैं वो अलग थलग जाती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कि इससे जो ये तमाम जो युद्ध की स्थितियां मौजूद हैं उसमें इजराइल जो है वो अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ सकता है आने वाले समय में? बहुत ऐसे कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि इजराइल जो है माना जाता है कि अमेरिका का ही एक दोस्त है और उस दोस्ती में कहीं दरार ना आए करके अमेरिका को भी लगता है। लेकिन हाँ, नेतन्याहू बार बार ये कहते हैं कि जहां पे उनकी सुरक्षा का सवाल है, उनके अस्तित्व का सवाल है, वहां पे वो अमेरिका से भी हटने के लिए तैयार है। इसलिए कई बार जो मैं कहूँगा चीज फायर के एग्रीमेंट हम देखते हैं लेबनान में हुए हैं, अमेरिका के द्वारा हुए हैं, उसके बावजूद भी इजराइल जो है सादे लेबनान में हमला करता है। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से अमेरिका की मध्यस्थता से गाजा पट्टी में कार्रवाई हुई है, उसके बावजूद भी इजराइल जो है गाजा पट्टी में हमले करता है फिलिस्तीनियों के ऊपर। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इजराइल अपने अस्तित्व के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका से हटने के लिए तैयार है। ये कहना बहुत कठिन होगा कि ये युद्ध की का ये मैंने दोनों दोस्तों के बीच में दुश्मनी पैदा होगी, वो बहुत कठिन है कहना। लेकिन हाँ, अमेरिका को जरूर थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पर ईरान को लेकर के परेशान है। क्योंकि जो लग रहा था अमेरिका को कि ईरान जो है महीने भर में काम हो जाएगा, ईरान एक कमजोर देश है, रिजीम चेंज हो जाएगा, वो कुछ हुआ नहीं। और ईरान के मनोबल को देखते हुए अमेरिका जरूर चिंतित है। और जिस प्रकार से अमेरिका में इलेक्शंस है, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं ट्रंप को लगता है कि इजराइल की जो मदद उनको मिलनी चाहिए नवंबर के इलेक्शन में शायद ना मिल पाए, क्योंकि इजराइल भी जिस प्रकार से वो सोच रहा था कि ये पूरे इलाके में सबके ऊपर हावी हो जाएगा, वहां पर भी नहीं हो पाया। तो सब जगह कहीं ना कहीं कठिनाइयां नजर आ रही है। पर हाँ, इजराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, अपनी सुरक्षा के लिए लड़ रहा है। वो अमेरिका को लेकर के शायद अलग दिखे, पर दोनों दोस्त हैं और मुझे लगता है दोनों मिल करके ये खाड़ी के देशों में अपना वर्चस्व बनाए रखेंगे। निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये जो तस्वीर है वो और साफ होती हुई जाएगी और आखिर युद्ध जो है, जो तमाम अलग अलग मोर्चे पे चल रहा है, वो क्या शांति की ओर आगे बढ़ पाएगा? क्योंकि तमाम डील्स होती हुई नजर आई हैं, बातचीत का दौर भी जारी रहा है, लेकिन एक ना एक कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं, ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आ जाते हैं जो दिशा ही पूरी चेंज कर देते हैं। तो आप बने रहिए संजय जी हमारे साथ, क्योंकि ये वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो अगली खबर से दर्शकों को रूबरू कराएंगे और उसी पर चर्चा करेंगे। जल्द हाजिर होता है।